हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। सो हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका सिक्स्थ केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 5 केस सिनारियो को सोल्व कर लिया था, तो आज हम करेंगे आपका सिक्स्थ केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए उसे हम रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो सबसे पहले आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके बेस पे वापस से आपको उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 क्वेश्चंस आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड से रिलेटेड पूछे गए, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21st March 2024 to 20th September 2024 to take care of her ailing mother. In the last 4 years she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother. तो यहाँ पे मिस अनन्या गुप्ता जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एक्चुअली इंडिया के बाहर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में, लेकिन करंट प्रीवियस ईयर में वो कुछ दिनों के लिए इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं अपनी जो बीमार मम्मी है उनकी देखभाल करने के लिए। और यहाँ पे ये बोला गया है कि पिछले 4 साल में हर साल वो 100 डेज के लिए इंडिया में विजिट के लिए आए थे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को ही पूछा गया था। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इनका करंट प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि वो 21st March 2024 से 20th September 2024 तक इंडिया में विजिट के लिए आए थे, लेकिन सर हमें तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आपका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकालना होगा। तो 1 अप्रैल 2024 से 20th September 2024 तक उनका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकाल दीजिए। तो सर आपके अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, उसके बाद जुलाई के 31 डेज, अगस्त के आपके 31 डेज एंड सितंबर के आपके 28 डेज। तो टोटल आपको मिल जाएगा 181 डेज। अब आप निकालिए इनका रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 में आपको 2 बेसिक कंडीशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए जो तीसरा एक्सेप्शन दिया गया वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा एक्सेप्शन आपको क्या दिया गया था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एक्चुअली इंडिया के बाहर काम कर रहा है, हु इज एक्चुअली सेटल आउटसाइड इंडिया और करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में से जो उसकी टोटल इनकम है दैट इज टोटल इंडियन इनकम अगर वो 15 लाख तक है, तो उस केस में यहाँ पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अनन्या गुप्ता जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, यस सर, वो एक्चुअली इंडिया के बाहर रहते हैं, यानी वो इंडिया के बाहर काम कर रहे होंगे और करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कुछ दिनों के लिए विजिट के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम उनकी इनकम निकालेंगे तो उसके बेस पे आपको ये मालूम होगा कि इनकी जो टोटल इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको पहला बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करना होगा, यानी 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में होना चाहिए, तभी आप इंडिया के लिए रेसिडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज आप सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे इनका जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया आपको मिला वो है 181 डेज, जो आपका 182 डेज से कम है। तो यहाँ पे आप पहला बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन रेसिडेंट। उसके बाद आगे आपको केस स्टडी में क्या दिया, आगे यहाँ पे आपको ये लिखा है, सी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज अ रेसिडेंस। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में उनका एक घर है जो घर वो खुद के रहने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो घर है ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज $32,000 पर एनम। द वैल्यू ऑफ 1 USD may be taken as ₹75। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन न्यूयॉर्क इन जनवरी 2025 आर $2,000, ठीक है। आगे क्या लिखा है, she took ownership and possession of her house in New Delhi on 25th March 2024 for self occupation while she is in India। तो यहाँ पे इंडिया में भी न्यू दिल्ली में उनका एक घर है और जिन दिनों में वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं तो उन दिनों में वो उस घर में रहते हैं। तो ये भी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यू दिल्ली में घर है वो भी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। आगे क्या लिखा है, the municipal valuation is rupees 4,20,000 per annum and the fair rent is rupees 4,40,000 per annum. She paid property tax of rupees 22,000 to Delhi Municipal Corporation on 21st March 2025. She had taken a loan of rupees 16 lakhs at the rate 10% per annum from IDBI Bank on 1st April 2020 for constructing this house, and the construction got completed on 20th March 2024. No amount has been paid towards principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year from October 2024 to March 2025। तो अब यहाँ पे जो आपका न्यू दिल्ली में घर है उसके लिए आपने एक लोन भी लिया था 1 अप्रैल 2020 को, और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि अक्टूबर से मार्च तक करंट प्रीवियस में आपका ये घर खाली पड़ा हुआ था बिकॉज 20 सितंबर 2024 के बाद आप वापस से इंडिया के बाहर चले गए होंगे, तो ये 6 महीने के लिए आपका ये घर खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इससे आपकी एसओपी की टैक्सेबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपको एक प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी पर्सन पूरे साल भर में मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के लिए नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकता है। बिकॉज एसओपी के केस में आपकी कुछ रेंटल इनकम तो होगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसेस अनन्या के पास 2 घर है, एक तो उनका न्यूयॉर्क में घर है और एक इनका यहाँ पे न्यू दिल्ली में घर है इंडिया में। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो उनका घर है उसके रिलेटेड कोई भी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है और नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल की जाती है, या फिर इंडिया में अगर आपका कोई लॉस है तो वही आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। फॉरेन की कोई भी इनकम आपके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, या फिर फॉरेन कंट्री के कोई भी लॉसेस आप इंडिया में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपका घर है उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं की जाएगी, लेकिन आपका जो न्यू दिल्ली में इंडिया में घर है उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में की जाएगी, यानी उसके रिलेटेड आप यहाँ पे नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर दिल्ली हाउस। दिल्ली में जो उनका घर है उसके रिलेटेड यहाँ पे वो नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनकी आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है फॉर करंट प्रीवियस ईयर। तो इसके लिए आपको केस स्टडी में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, उसे हम पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया, सी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई which was sold on 28th March 2024. In respect of this house, she received arrears of rent of rupees 3 lakhs on 4th February 2025. This amount has not been charged to tax earlier. तो यहाँ पे आपका मुंबई में भी एक प्रॉपर्टी था जो पिछले साल आपने ऑलरेडी बेच दिया और करंट प्रीवियस ईयर में उसके रिलेटेड आपको कुछ अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है, दैट इज रुपीज 3 लाख। तो क्या आपका ये करंट प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा? आंसर इज यस। यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 25A, और उसमें ये बोला गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहा है तो वो रेंट जिस ईयर में आपको मिलेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। भले ही उस ईयर में आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो, उस ईयर में आपका वो रेंट टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मुंबई में आपका हाउस प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी भले ही आपने पिछले साल बेच दिया, लेकिन इसके रिलेटेड जो आपको अरियर्स ऑफ रेंट करंट प्रीवियस ईयर में मिल रहा है वो आपका करंट प्रीवियस ईयर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जब आप टैक्सेबल करेंगे तो यहाँ पे जो आपका अरियर्स ऑफ रेंट आपको मिला वो ले लीजिए रुपीज 3 लाख, और इसके सामने आपको किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्सेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट का खर्चा हो, या फिर इस अरियर्स ऑफ रेंट को रिकवर करने के लिए और कोई खर्चा आपने इनकर किया उसका यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिडक्शन दिया जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 है वो 30% की रेट से ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी, दैट इज रुपीज 2,10,000। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, एक जो आपका न्यूयॉर्क में घर है और एक आपका न्यू दिल्ली में घर है। न्यूयॉर्क में जो आपका घर है उसके लिए तो कोई टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं रहेगी, यस सर, लेकिन जो न्यू दिल्ली में आपका घर है उसके लिए यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबिलिटी की जाएगी। लेकिन एसओपी के केस में आपको कुछ रेंटल इनकम तो मिलेगा नहीं, तो उस केस में जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू रहेगी वो तो नील रहेगी। लेकिन एसओपी के केस में आपको एक डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 24B, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस का, और उसके लिए आपको क्या बोला गया है कि अगर आपने किसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के परचेज के लिए या फिर उसके कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन लिया है, और कंस्ट्रक्शन के केस में जिस ईयर में आपने लोन लिया उस पर्टिकुलर ईयर के एंड से अगले 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उस केस में उस लोन पे जो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उस इंटरेस्ट के खर्चे का आपको डिडक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 24B। और एसओपी के केस में आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट के खर्चे का डिडक्शन दिया जाएगा रुपीज 2 लाख का, और वो भी आपके 2 एसओपी का मिला के। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि न्यू दिल्ली में जो आपका घर है उसके लिए आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2020 को, और उसके लिए आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है 28 मार्च 2024 को, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये बोला गया था कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका कुछ भी रीपेमेंट अभी तक आपने नहीं किया, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका करंट प्रीवियस ईयर में कितना इंटरेस्ट अक्रू होगा सर? यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का अमाउंट है रुपीज 16 लाख, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, तो यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज 1,60,000। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसका क्या उसका डिडक्शन आपको दिया जाएगा? आंसर इज यस, बिकॉज एसओपी के केस में जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा वो उस ईयर से दिया जाएगा जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके पिछले सालों में जो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ उसका क्या होगा? वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माना जाएगा, और यहाँ पे उसका भी आपको डिडक्शन दिया जाएगा। उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल दीजिए। ये आपका कैसे निकाला जाएगा? जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उसके पहले का जितना पीरियड है ना वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा, और उस पीरियड का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2020 को, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 23-24 में,
है तो उस ईयर को छोड़ दीजिए। 31 मार्च 23 तक का जो पीरियड है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा और उस पीरियड में जितना आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो आपका यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 23 तक का इंटरेस्ट कितना होगा सर? यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो हर साल आपका सेम रहेगा, बिकॉज उसका कुछ भी आपने रिपेमेंट नहीं किया। तो ₹16 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 ईयर्स से, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹4,80,000। तो ये आपका रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको एक साथ नहीं दिया जाएगा, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड। जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस पर्टिकुलर ईयर से लेकर अगले 5 साल तक आपको इक्वली डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिला ₹4,80,000, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 ईयर से, तो यहाँ पे हर साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹96,000। अब आप ये निकालिए कि करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या रहेगा फॉर डिडक्शन पर्पस। तो सबसे पहले जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है वो है 96,000। इसके अलावा जो आपका करंट प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 16 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे वो यहाँ पे रहेगा ₹1,60,000। तो यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाएगा ₹2,56,000। लेकिन आपको एसओपी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना दिया जाता है सर? ₹2 लाख का। तो यहाँ पे जो आपका न्यू दिल्ली में घर है उसकी नेट एनुअल वैल्यू तो 0 ली जाएगी, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 24B वो आप ले लीजिए ₹2 लाख। तो यहाँ पे एसओपी के केस में आपको लॉस मिल जाएगा ₹2 लाख। अब ये जो आपका लॉस है वो ऊपर हमें जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिली मुंबई के घर से रिलेटेड ₹2,10,000 उसमें से आप सेट ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल जाएगी ₹10,000। तो यहाँ पे जो आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी थी उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया ₹10,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? Assuming that for the purpose of this question alone, Ananya Gupta has let out her flat in New York during the 6 month April to September when she is in India for sum of $6,000 per month. Such rent was received in bank account in New York and then remitted to India through approved banking channels. What would be the income from house property chargeable to tax in her hands in India for assessment year 25-26? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जिन दिनों में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं उन 6 महीने में अगर न्यूयॉर्क में उनका जो घर है वो किसी को रेंट पे दे दिया तो जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी क्या वो इंडिया में टैक्सेबल की जाएगी? आंसर इज नो। अगर आप नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उस केस में आपके हाथ में कोई भी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी, और न्यूयॉर्क में जो आपका घर है उसमें से जो रेंटल इनकम आपको मिलेगी वो आपकी इनकम इंडिया के बाहर रख रही है, बिकॉज प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और रिसीव भी आपको पहले इंडिया के बाहर हो रही है और फिर आपने इंडिया में रेमिट किया, तो ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं मानी जाएगी। तो ये आपकी फॉरेन इनकम है और ये फॉरेन इनकम नॉन रेसिडेंट पर्सन के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो सेम रहेगी, दैट इज ₹10,000, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 6th केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछले वाले केस सिनारियो के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, आपके ये सारे केस सिनारियो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे डिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेड पीडीएफ है अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो मैंने इसका जो पीडीएफ है अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।